हेलो, गुड इवनिंग। आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडियन राइटिंग इंग्लिश में हम लोग इस समय आयंगर साहब की बुक को पढ़ रहे हैं। लाइन वाइज लाइन हम लोग स्टडी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको अंडरलाइन कराते जाऊंगा और आप उसको नोट करते जाएंगे। और रिवीजन आपका मस्ट है, रिवीजन जरूर किया करिए आप एक दो बार इसको, और इसका एक अपना नोट्स भी आप जरूर बनाते चलें। और साथ साथ में ये कोशिश करें कि हर 15 दिन पे एक बार आप जो पीछे की वीडियोज हैं उनको वॉच करके फिर से एक बार रिवाइज कर लिया करें। तो इससे क्या होगा, 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं एक मंथ के अंदर में, तो निश्चित रूप से आपको वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अर्शी हैं, श्वेता, सरिता, एवरीवन गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है क्लास में, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं इंडियन राइटिंग इंग्लिश की। तो आप लोग भी इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड अदर्स टू ज्वाइन द क्लास, कि वो सब आके क्लास को ज्वाइन कर लें टाइमली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन इवन देन आई एम हेयर विथ माय क्लास की। चलिए ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको बता के जाऊँ। तो कल हम लोगों ने जो है यहाँ तक हमने पढ़ाई करी थी। अब आगे हमें जो चलना है, पेज नंबर 28 से हमने आपको बताया था कि पेज नंबर 28 से हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आयंगर साहब हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। तो आयंगर साहब कह रहे हैं कि फ्रॉम 1835 जो है वॉज द एंग्लिसाइजिंग पीरियड। कह रहे हैं अगर देखें तो भाई एंग्लिकन का वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ता गया 1835 से, और यहाँ पर देखें तो एंग्लिसाइजिंग पीरियड एक प्रकार से शुरू होता है 1835 से। बट दिस अटेम्प्ट एट फोर्सिबल डी ओरिएंटलाइजेशन एंड वायलेंट अननेचुरल एंग्लाइजेशन ब्रॉट मेनी इवल्स इन इट्स वेक। अब इन लोगों ने क्या शुरू किया कि एंग्लाइजेशन करना शुरू कर दिया ना, तो एंग्लिकन जो एंग्लो थॉट्स था, जो उनके एजुकेशन सिस्टम थे, हमारे ओरिएंट को इन्होंने क्या किया, डी ओरिएंटाइजेशन करना शुरू कर दिया। अर्थात ओरिएंटल जो हमारी एजुकेशन थी उसको धीरे धीरे किनारे कर दिया, और जो उनकी वेस्टर्न एजुकेशन थी, एंग्लिकन एजुकेशन थी, उसको जो है अननेचुरल तरीके से आगे बढ़ाने लगे। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे एविल्स जो है वो जो है समाज में उत्पन्न हुए। ब्रॉट मेनी इविल्स इन इट्स वेक। तो कह रहे हैं इसको करने में बहुत सारे इविल्स का भी यूज करना पड़ा इन लोगों को। एंड दैट द कल्प्रिट्स वर द फैनेटिक इंडियंस एज मच एज द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स। और इसके जो कल्प्रिट्स थे उसमें फैनेटिक इंडियंस जो थे खास करके, और कुछ जो है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे, डिडंट मेक द ऑपरेशन इटसेल्फ लेस ऑफ। से इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को और ज्यादा बदतर बना दिया। कहने का मतलब ये, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ इंडियन फैनेटिक ने क्या किया, सिचुएशन को और वर्स कर दिया, और जो एंग्लिकन इंग्लिश एजुकेशन था वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। इंग्लिश एजुकेशन वॉज सर्टेनली डिजायरेबल। ये तो आयंगर साहब भी कह रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन डिजायरेबल था, इसेंशियल नहीं था, डिजायरेबल था। हाँ भाई, सबको सीखनी चाहिए, डिजायरेबल है, वांछनीय है, मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ चलिए इंग्लिश आते रहेंगे तो हमें अच्छे से। आज भी हमारी सोसाइटी में आप देखिए, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है उसको मतलब बिना किसी मतलब के लोग सोच लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है पढ़ने में। कैसे ये थॉट आया मुझे समझ नहीं आता कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हम जैसे हम आप हिंदी में बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई तमिल, तेलुगु, मराठी बोल रहे हैं, तो दैट इज लैंग्वेज, दैट इज नॉट द नॉलेज ना। वो नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट का, दैट इज लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का वो एक मीडियम मात्र है। लेकिन हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हु स्पीक्स फ्लुएंटली, हाँ, इज सपोज टू बी इंटेलिजेंट, इज सपोज टू बी स्कॉलर। तो ये हमारी सोसाइटी का एक दुर्भाग्य है। तो कह रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन वॉज सर्टेनली डिजायरेबल। डिजायरेबल तो था निश्चित रूप से। इट ब्रॉट न्यू लाइफ, ओपन न्यू विस्टास ऑफ नॉलेज। कह रहे हैं इसने नया जीवन तो दिया लोगों के लिए, नए स्फीयर को खोल दिया, एक नया एरिया खुल गया, और बहुत अलग अलग चेहरे इसने ज्ञान के दिखाए। बट एट द बेस चिल्ड्रन शुड लर्न ओनली थ्रू देयर ओन मदर टंग्स। लेकिन अगर हम बेस में देखें तो बच्चे केवल अपनी मदर टंग में ही ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं, और उनको अपनी मदर टंग में ही सीखना चाहिए। ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन दिस एक्सक्लूसिवनेस हैड प्रूव्ड डिजास्टर्स। और कह रहे हैं कि अगर हम केवल इंग्लिश एजुकेशन पर देखें
तो ये जो आया था एक्सक्लूसिवनेस ना, ये डिजास्टर्स प्रूफ हुआ एंड इट बिकेम अ मैटर ऑफ फॉल्स प्राइड फॉर सम इंडियंस देन एंड लेटर एंड लॉस इवन नाउ टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ देयर ओन मदर टंग्स। और कह रहे हैं दुर्भाग्य की बात है, तब से लेकर आज तक लोगों के लिए ये फॉल्स प्राइड का मैटर बन गया कि बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन देना है, इंग्लिश मीडियम से सिखाना है। कह रहे हैं कि आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं, इग्नोरेंस में लोग आज भी अपने बच्चे को अपने मदर टंग में एजुकेट करना नहीं चाहते हैं। आज भी वो मदर टंग में एजुकेट करना अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं, एलॉस यहां पर लगाया कह रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारी जो जनरेशन है आज भी अगर हम देखें तो अपने बच्चे को मदर टंग में जो है एजुकेट करना नहीं चाहते हैं। रोहित, गुड इवनिंग रोहित, वेयर हैव यू बीन इन द एमसीक्यूज क्लास? एमसीक्यू क्लास में आप नहीं थे ना। The remedy to the old disease of obscurantism was not this poison of uprootedness, this complete divorce from one's own ancestral moorings, trying to swallow the West wholesale. Some of these newly educated men become comic imitations without any enduring contact with the West or the East. कह रहे हैं कि अगर देखें तो भाई कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम एक ऐसी पोजीशन पे थे कि हम ऑब्सक्योरिटी में थे। बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट तो किया लेकिन वो उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं समझ कर पाए। और कहीं ना कहीं देखें तो इनका जो है मतलब ये जो कांटेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट का था, ये इनके लिए एक प्रकार का कॉमिक इमिटेशन लेके आया। मतलब ये ऐसे मैन बन गए जिन्होंने केवल इमिटेशन करना का सोचा, केवल कि इंग्लिश की हम कॉपी कर लें, बस कॉपी करना, कॉमिक इमिटेशन करना सीखा, बाकी और चीजों को नहीं सीखा। तो कह रहे हैं सर चार्ल्स वुड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वुड डिस्पैच जो है आया था, ध्यान रखिएगा बहुत एग्जाम में आता है। सर चार्ल्स वुड्स का एक जो है आया जिसको बोलते हैं वुड डिस्पैच ऑफ 1854, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। इसने क्या दिया? took note of these alarming symptoms and made a praiseworthy attempt to redress the balance. इनको समझ में आया कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिम्टम्स है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन्होंने इसको करेक्ट करने की, रिड्रेस करने की सोची। द मदर टंग वुड बी द बेस। इन्होंने कहा कि नो भैया, मदर टंग क्या होगा? बेस होगा। अब उस समय जैसे मदर टंग को बेस नहीं बनाया, इंग्लिश को बेस बना दिया। इन्होंने कहा नहीं, मदर टंग ही बेस होना चाहिए, बट इंग्लिश वुड रेन एट द हायर लेवल्स। सच वाज द हैप्पी एंड हेल्दी कंप्रोमाइज एंड इन एसेंशियल दिस इज द पोजीशन इवन टुडे। कह रहे हैं लेकिन ये कहा कि इंग्लिश जो है अब वो हायर लेवल पर भी पढ़ाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हायर लेवल पे इंग्लिश का रिकमेंडेशन पहली बार किसने किया है? तो वुड्स ने किया है। ध्यान रखिए, चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया 1854 में, तब इंग्लिश को हायर में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन्होंने दो चीजें तो करी, एक तो मदर टंग को बेस बना दिया कि हाँ भाई बेसिक लर्निंग मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश जो है वो हायर लेवल की लर्निंग होगी। इट शुड ऑल्सो बी एडेड दैट इवन बिफोर द वुड डिस्पैच, यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि वुड डिस्पैच से पहले भी वर्नाकुलर एजुकेशन हैड टेकन कंसिडरेबल स्ट्राइड्स इन मद्रास एंड बॉम्बे। वर्नाकुलर एजुकेशन भी हमारी जो थी, प्राइमरी एजुकेशन भी जी थी, वो काफी आगे निकल चुकी थी, स्पेशली कहां पर? मद्रास और बॉम्बे में देखें। ओनली बंगाल बीइंग ऑलमोस्ट होली अंडर द फैसिनेशन फॉर इंग्लिश एंड इंग्लिश अलोन। केवल एक बंगाल ऐसा था जहां पर केवल इंग्लिश का फैसिनेशन था, मात्र इंग्लिश का था। बाकी हर जगह वर्नाकुलर एजुकेशन अगर हम देखें तो अपने मदर टंग में ही बहुत आगे निकल चुकी थी। केवल एक बंगाल ऐसा था जहां पर इंग्लिश कंपलसरी थी, केवल इंग्लिश की ही बात की जाती थी। लोगों में इंग्लिश का एक प्रकार से कह सकते हैं फैसिनेशन बहुत था। ड्यूरिंग द 20 years बिटवीन 1835 एंड 1855, 1835 क्यों? क्योंकि यहां पर मैकाले मिनट्स आया। मैकाले मिनट से लेकर के, कह रहे हैं मैकाले मिनट से लेकर के 1855 में वुड्स डिस्पैच ना, वुड्स डिस्पैच, यहां तक का जो 20 साल का पीरियड है, ये कह रहे हैं द पीरियड ऑफ द मैकाले एंड द वुड्स डिस्पेंशंस, द नंबर ऑफ दोज एजुकेटेड इन इंग्लिश हैड बीन रैपिडली इंक्रीजिंग। कह रहे हैं इसके बीच में जो इंग्लिश में एजुकेट हो चुके थे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एंड द नंबर ऑफ प्राइवेट इंग्लिश मैन इन इंडिया टू हैड इंक्रीज 4-fold। और जो नंबर ऑफ प्राइवेट इंग्लिश मैन थे,
टीचिंग करने वाले, इंग्लिश जानने वाले, उनकी भी संख्या 4 गुना बढ़ गई, इंक्रीज 4-fold, बहुत तेजी से, दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रही थी। इट इज सेड दैट इवन इन 1834-35 30,000 इंग्लिश बुक सोल्ड इन इंडिया। कह रहे हैं कि भैया यहां तक केवल एक साल में 34 से 5 के बीच में इंग्लिश 32,000 इंग्लिश बुक केवल इंडिया में बिकी हैं। इंग्लिश बुक्स इंडिया में बिकी हैं, मतलब उस समय भी कितने लोग इंडिया में पढ़ने वाले थे ये आप देख सकते हैं। अनंत, हाँ गुड इवनिंग अनंत, सरिता इज ऑल्सो हियर, गुड इवनिंग सरिता। चलिए, तो 32,000 ना, कह रहे हैं कि एज अगेंस्ट 13,000 इन हिंदी, और हिंदी में केवल कितने, 13,000। तो आप देख लीजिए उस समय इंग्लिश की डिमांड कितनी हो गई थी। हिंदी, हिंदुस्तानी एंड बंगाली में 13,000 एंड 1,500, मतलब बंगाली, हिंदुस्तानी जो भी लैंग्वेज थी हिंदी, इसको मिला के केवल 13,000, और 1,500 बुक जो है संस्कृत की और पर्शियन और अरेबिक की ये बिकी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम टोटल इंडियन लैंग्वेजेस जितनी भी आउट ऑफ इंग्लिश की, एक्सेप्ट इंग्लिश की बात करें, उसको मिला दें तो 14,500 बुक बिकी हैं, और इंग्लिश की अकेले अकेले 32,000 किताबें इंडिया में उस समय बिकी थी। ये बताता है कि कितना फैसिनेशन था इंग्लिश को लेकर के लोगों में। द वोक फॉर इंग्लिश बुक्स, और ये जो फैशन था ना, वो मतलब फैशन फॉर इंग्लिश बुक्स, ये बढ़ता ही गया, एंड द डिमांड केम इवन मोर फ्रॉम द इंडिया देन फ्रॉम द इंग्लिश मैन इन इंडिया। कह रहे हैं और ये जो डिमांड था ना, इंडिया के लोगों से ज्यादा आ रहा था, ना कि इंग्लिश मैन इन इंडिया। मतलब जो इंग्लैंड के लोग आए हैं इंडिया में हैं भाई, वो तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ही, इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे, उनसे ज्यादा डिमांड कौन कर रहे थे, इंडिया के लोग कर रहे थे वहां की बुक का। तो अब आप समझ सकते हैं कितना तेजी से हमारा जो इंग्लिशनेस होता है ना, वो किया गया था। Western ways in manners and customs and dress in eating in salutation became current in the bigger towns and cities, and it is said that the Lucknow in 1824 had the look rather of a European city like Dresden। कह रहे हैं कि इंडिया में इतना तेज फैशन बढ़ता चला गया, चाहे वेस्टर्न के मैनर्स हो, चाहे उनके कस्टम्स हो, उनका ड्रेस हो, उनका ईटिंग हो, सैल्यूटेशंस जो भी है, कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में लोग उसको कॉपी करना शुरू कर दिए। और माना जाता है 1824 में जो लखनऊ सिटी है ना, ये यूरोप के ड्रेसडेन सिटी की तरह थी। मतलब इतना ज्यादा कह सकते हैं कि ये स्मार्ट हो गई थी, इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ये माना जाता है। इन 1853 द फर्स्ट रेलवे वॉज ओपनड इन इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है। इंडिया में 1853 में पहला रेलवे आया। इन 1854 द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन एंड अ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वर इनॉग्रेटेड। और इंडिया में 1854 में ही पहला टेलीग्राफ लाइन बिछी, और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जिसको हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई 1854 में। तो ये सब फैक्ट हैं, आप याद करिएगा। ये आप मत सोचिएगा कि ये केवल जीएस के क्वेश्चन हैं, ये हमेशा आते हैं एग्जाम में ना। ये आपके इंग्लिश में नेट में तो स्पेशली पूछ लेता है, आपका वुड डिस्पैच और ये सब जो है मिला करके पूछ लेता है, क्योंकि ये सब बहुत पार्ट है। और आप सोचते हैं अरे ये कैसे इसमें दे दिया ना, तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल दे सकता है ना। तो 1853 में पहली रेलवे आई इंडिया में, 1854 में टेलीग्राफ आया। डिस्टेंस वॉज बीइंग अब्रीज्ड। अब रेलवे आने की वजह से और पोस्टल सर्विसेज की होने की वजह से हम देखें तो जो डिस्टेंस लोगों के बीच में था वो धीरे धीरे कम होता गया। अ कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वॉज बीइंग एस्टैब्लिश्ड दो ओनली एट द हायर लेवल्स। एक कॉमन जो मीडियम था कम्युनिकेशन का वो एस्टैब्लिश होने लगा इंडिया में, हालांकि अभी वो हायर लेवल पे था, लोअर लेवल पे नहीं था। मॉडर्न यूरोपियन साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड सर्जरी वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। इसी समय इंडिया में जितनी भी यूरोपियन साइंटिफिक टेक्निक्स थी, जैसे चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ये सब इंडिया में आ गई। एंड इंडिया वॉज बीइंग लेड आउट, सो इट वॉज थॉट फ्रॉम सिक्योर एंड स्टैटिक मिडिवलिज्म टू रेस्टलेस डायनेमिक मॉडर्निज्म। अगर देखें तो इंडिया जो है अब शुरू हो गया कहां पर, सिक्योर और स्टैटिक मिडिवलिज्म से अब ये मॉडर्निज्म में आ रहा है, जो कि मॉडर्निज्म को कैसा बोल रहे हैं, रेस्टलेस बोल रहे हैं। रेस्टलेस एंड डायनेमिक, मतलब ये हमेशा डायनेमिक है, रेस्टलेस है। अब हम
अपने मिडवलिज्म से मॉडर्निज्म में आ गए हैं, साइंस आ गया इंडिया में भी, इंडिया में मेडिसिन, सर्जरी, ये सब बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। All the same, the trite metaphor of the West impinging on India is apt to be misleading. English education was a new force, part elixir, part poison. करें अगर हम इंग्लिश एजुकेशन की बात करें तो इंडिया के लिए थोड़ा सा अमृत के समान भी था तो थोड़ा सा जहर के समान भी था। इंजेक्टेड इनटू इंडियन लाइफ में ये इंजेक्ट किया जाने लगा, बट द इंजेक्शन आपने दे दिया, बट द इमीडिएट इफेक्ट्स वर सीन ओनली ऑन द सरफेस। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट तो केवल आपको थोड़ा थोड़ा सरफेस पर दिखाई देगा, क्योंकि आप जब कोई काम शुरू करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट आपको उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन अच्छी चीज अगर है उसका दूरगामी परिणाम होता है। खास करके अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे आज हम लोग विमेन एजुकेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे इनकी लड़की को पढ़ा लिया तो क्या हो गया, उनकी लड़की को पढ़ा लिया कौन सा बड़ा परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन अभी आपको नहीं दिखाई देगा, 100 साल 200 साल बाद ये परिवर्तन, 400 साल बाद दिखाई देगा। वही हुआ जो यहां पर एक, चाहे वो अमृत के तौर पर चाहे जहर के तौर पर इंजेक्ट किया गया, हालांकि उस समय सरफेस पर दिखा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिला। द डीपर कॉन्सिक्वेंसेज वर नॉट कुड नॉट बी एट वंस फेल्ट। कभी भी किसी भी काम को डीपर कॉन्सिक्वेंस तुरंत महसूस नहीं होता, और बहुत बाद में जाकर के हमें पता चलता है। The young men who had received the new education often went the whole hog dressed, thought, ate and drank like the Englishmen. अब नए यंग मैन जो पढ़ करके आ रहे थे ना, वो बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह खाना पीना पहनना ये सब कर रहे थे। बट द पेरेंट्स, द वाइफ्स एंड द रिलेशंस इन द विलेजेस मूव्ड स्टिल इन द ग्रूवेस ऑफ ट्रेडिशन। कह रहे हैं कि लेकिन हमारे गांव में, देहातों में जो आज भी हमारे पेरेंट्स थे, वाइफ्स थी, मतलब महिलाएं हैं, रिलेशंस हैं, वो आज भी वही पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जो नए एजुकेशन से पढ़ के आ रहे थे, वो नया सूट बूट ना, वो कौन सा एक गाना है ना, कहते हैं कि कौन सा गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून क्या है करके, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ना। तो लगभग अगर देखें तो लोगों के बिल्कुल मैनर्स जो हैं, तरीके चेंज हो रहे थे। Our educated young men belong to the 19th century, said प्रताप चंद्र मजूमदार। प्रताप चंद्र मजूमदार एक क्रिटिक हैं, इन्होंने एक बार कहा था कि हमारे जो 19th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले यंग मैन थे, बट देयर होम्स बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी। कह रहे हैं कि ये तो थे 19th सेंचुरी के, लेकिन इनका घर बिलोंग करता था कहां से, फर्स्ट सेंचुरी से ना। In a sense, it was good. There was a way of retreat in an emergency, but it made the building up of harmonious homes very difficult. कह रहे हैं कि इसने इतना तो था कि हाँ इंडियननेस सब भी उनके अंदर था, लेकिन इसने घर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। अब इसको आप ये प्रकार से समझिए कि अभी भी हमारे अंदर जो रूट्स हैं वो तो फर्स्ट सेंचुरी वाले हैं, इंडिया का रूट्स है, लेकिन 19th सेंचुरी का जो इंडिया है वो काफी चेंज हो गया है। तो ये अब घर में ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, होम में इसको एडजस्ट करना, हार्मनी बैठाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफर कर रहे थे। द इंट्रोडक्शन, द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर का जो मतलब इन्फिल्ट्रेशन आया, उसके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर का प्रचार हुआ, द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्निक को हमने जो स्वीकार कर लिया। Although they gave a jolt to India's traditional life, इन्होंने इंडिया का जो ट्रेडिशनल लाइफ था उसको एक झटका तो दिया, लेकिन कह रहे हैं although they generated a good many wrong movements, इन लोगों ने बहुत सारे wrong movements को भी जन्म दिया। Nevertheless served us nobly by shocking us into a new awareness, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस लोगों ने हमको एक नए अवेयरनेस में लेकर के आया। A sense of urgency, a fear for प्रैक्टिकलिटी, हम प्रैक्टिकलिटी अर्जेंसी को समझने लगे, एंड एन अलर्टनेस इन थॉट एंड एक्शन, और हम अपने थॉट और एक्शन में अलर्ट हो गए। अर्थात कहीं ना कहीं इसने हमें परिवर्तित तो किया, इसने हमारे ऊपर एक अच्छा प्रभाव भी डाला। ऐसा नहीं है कि इसने सब हमारे अंदर बुरा प्रभाव ही डाला है, बल्कि इसने अच्छा प्रभाव भी हमारे अंदर डाला है। मैथ्यू जो है आर्थर मेहेव कहते हैं कि अंडर इंग्लिश रूल इन इंडिया, कह रहे हैं इंग्लिश रूल में अगर हम देखें इंडिया में, तो द इंपैक्ट ऑफ टू सिविलाइजेशंस मे हैव प्रोड्यूस्ड अनरेस्ट। कह रहे हैं जो दो सिविलाइजेशन का इंपैक्ट था
उसने अनरेस्ट पैदा किया, बट इट हैज आल्सो सस्टेन्ड एंड स्टिमुलेटेड लाइफ, लेकिन इसने लाइफ को बनाए रखा और स्टिमुलेट भी किया, इसको ग्रो भी किया। ऐसा नहीं है कि इसने केवल जो है अनरेस्ट दिया है, बल्कि इसने बहुत कुछ बढ़िया दिया भी है, अर्थात हमारी लाइफ को स्टिमुलेट भी किया है, हमें जगाया भी है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी ऑफ एंड्योरेंस, असिमिलेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कहें तो ये जो दो सिविलाइजेशन की स्टोरी है, ये स्टोरी ऑफ एंड्योरेंस है, असिमिलेशन है, मतलब हमने दोनों सिविलाइजेशन को एंड्योर किया, दोनों को एसिमिलेट किया अपने अंदर, और दोनों हम ट्रांसफॉर्म हुए, एक नई जनरेशन हम बने, एक नया सभ्यता हमारे अंदर आई। Such was the moment, the phoenix shower that bred Indo-Anglican literature, sometimes with the solemn self-consciousness। यहां पर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से यही वो मोमेंट था जब इंडियन थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब कह रहे हैं कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऊपर चलते हैं यहां से। Once this started, Indian writing in English had to range from the most utilitarian prose to the most ambitious verse। कह रहे हैं कि यहां से देखें तो इंडियन राइटिंग की अगर हम बात करें तो प्रोज से लेकर के वर्स में, जिसमें एपिक है एग्जाम्पल के तौर पर, ये सब बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। और दूसरी तरफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश अगर हम देखें तो वाज बट वन मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यू क्रिएटिव अर्ज इन इंडिया। इंडिया में केवल एक ही क्रिएटिव अर्ज था, सब कोई इंग्लिश में करना चाहता था। व्हाट इज ऑफन रेफर्ड टू एज लिटरेरी रेनेसा इन इंडिया, इसीलिए इसको इंडिया में लिटरेरी रेनेसा कहते हैं। अर्थात अब इंग्लिश जो आई, इसने अवेकन किया, यहाँ लोग पढ़ना सीखना इंग्लिश जानना शुरू कर दिए। तो इन्होंने जो इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, इन सब की लैंग्वेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा, तो इनको काफी उससे हेल्प मिली। तो एक प्रकार से रीअवेकनिंग जो रेनेसा है इंडिया में, पुनर्जागरण, वो यहाँ पर शुरुआत होता है। द एग्जॉस्टेड ऑलमोस्ट सैपलेस नेटिव सॉइल रिसीव्ड द न्यू रिच फर्टिलाइजर फ्रॉम द वेस्ट। कह रहे हैं कि हमारा जो मतलब नेटिव सॉइल था वो एग्जॉस्ट हो गया था, बैरन हो गया था, अब उसको एक फर्टिलाइजर मिला है वेस्ट से। एंड आउट ऑफ दिस फ्रूटफुल यूनियन, एज इट हैपेंड इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, अ न्यू लिटरेचर वॉज बॉर्न। जैसे एलिजाबेथन इंग्लैंड में नया लिटरेचर जन्म लेता है, रेनेसा जन्म लेता है, वैसे इंडिया में अब रेनेसा जन्म लेता है। और इसको आगे कौन बढ़ाया? कह रहा है बंगाली लेड द वे, इसमें सबसे आगे बंगाली थे, बट द अदर्स वर नॉट स्लो टू फॉलो, लेकिन दूसरे भी बहुत स्लो नहीं थे, लेकिन लीडर कौन थे इसमें? बंगाली थे। पुनर्जागरण में हमारे लीडर कौन थे? बंगाली थे। एंड इंडो-एंग्लिकन लिटरेचर हैड द सेम ओरिजिन एज द अदर मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। कह रहे हैं जैसे और भी हमारे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर हैं, जैसे उनकी ओरिजिन हुई है, वैसे ही इंडो एंग्लियन लिटरेचर की भी ओरिजिन हुई है। दो हियर द फॉरेन एलिमेंट में सीम टू बी प्रोमिनेंट एंड मोर ऑब्वियस, हालांकि इंग्लिश यहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट हमें दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इनका भी ओरिजिन उसी ठीक प्रकार से हुआ है जैसे अदर ब्रांचेस जो हमारी हैं उनकी ओरिजिन दिखाई देती है। द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टिमुलेटेड लिटरेरी क्रिएशन। और जब इंग्लिश लिटरेचर की लोग स्टडी करने शुरू कर दिए तो इसने अदर ब्रांचेस जो हैं, अदर लैंग्वेजेस हैं, उनके लिटरेरी क्रिएशन में भी स्टिमुलेट किया लोगों को, खास करके बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और भी जो लैंग्वेजेस हैं। एंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द लास्ट 100 years हैव बीन मेन एंड वुमेन एजुकेटेड इन इंग्लिश। कह रहे हैं कि लास्ट 100 साल के जितने भी जो है बुक्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबों को जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, इंग्लिश में जो है बताना शुरू कर दिया। और कह रहे हैं कि शायद इन दो लैंग्वेजेस में, अर्थात एक लैंग्वेज ए और एक ये, जितना उस समय ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन हुआ उतना शायद और कभी नहीं हुआ था इसके पहले और किसी लैंग्वेजेस में। जब इंग्लिश आई तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई, वो सोचने लगे कि यार बंगाली का ट्रांसलेशन इसमें किया है तो क्यों ना मराठी का भी इसमें कर दिया जाए, इंग्लिश को मराठी, मराठी को इंग्लिश में। इस प्रकार से ट्रांसलेशन का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। लोगों ने इंग्लिश बुक को मदर टंग में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश जानता हूं, मैंने कोई इंग्लिश बुक ली यूरोप की, उसको पढ़ा, अब उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया अपनी हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ये ट्रेंड बहुत तेजी से इंडिया में चलने लगा उस समय। तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर अगर हम देखें तो बहुत तेजी से जो है
बढ़ने लगा इस समय। द रेनेसा इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर बिगिंस विथ राजा राम मोहन रॉय। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रेनेसा इंडिया में कहां से शुरू माना जाता है, तो द रेनेसा इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर बिगिंस विथ राजा राम मोहन रॉय। टू whom पॉइंटेड रेफरेंस हैज बीन मेड ऑलरेडी। पीछे हमने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया था, जो है जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बंगाल में। बॉर्न इन अ विलेज, इनका जन्म कहां हुआ था, तो राम मोहन राय जो है इनका जन्म हुआ था एक गांव में, जिसका गांव नाम था राधानगौर। राधानगौर इन बंगाल, बंगाल में कब पैदा हुए थे, 22 मई 1772, 22 मई 1772 को। एंड ही डाइड एट ब्रिस्टल ऑन 27 सितंबर 1833, और ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में इनकी डेथ हो गई, 27 सितंबर 1833 में। तो बहुत लॉन्ग इनकी लाइफ नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो भी लाइफ रही है वो थोड़ी सी क्रिएटिव रही है। सिंगुलर singular concatenation, a preordained sequence of events in the life of a man who was destined to act as a breeze between India and England। कह रहे हैं कि आइए हम इनकी जो लाइफ है उसको देखते हैं, एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं, अर्थात इंडिया और इंग्लैंड की लाइफ में जो इवेंट्स हैं उनके जो है एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। मतलब इंग्लैंड का जो कल्चर और इंडिया का जो कल्चर है, इंग्लिशनेस जो हमारे अंदर आई, उसके रूप में एक ब्रिज हमें जोड़ने का काम राजा राम मोहन राय करते हैं। कह रहे हैं कि रॉय जो थे मास्टर्ड वाइल स्टिल यंग मेनी लैंग्वेजेस। जब यंग थे तो इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली थी, जिसमें संस्कृत थी, पर्सियन, अरेबिक और हिंदुस्तानी लैंग्वेज, बिसाइड्स बंगाली। और बंगाल के तो थे ही, बंगाली तो इनको ऑलरेडी आती थी। और यही नहीं, ये इंडिया के बाहर गए, बहुत सारे वेंचर्स इन्होंने बिजनेस वगैरह किया। ही सर्व्ड इन द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और ये जिले में 2 ब्रिटिश जो है ऑफिसर के अंदर में काम भी किया। एक नाम था वुडफोर्ड और दूसरा नाम था डिग्बी, इन दोनों के अंदर में काम किया। एंड द एसोसिएशन वाज मोर देन मियरली ऑफिशियल। लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन था, पीछे भी हमने इनका नाम लिया था, इन दोनों ने मिलकर के, तीनों ने मिलकर के ही क्या शुरुआत की, हिंदू कॉलेज। राम मोहन राय, वुडफोर्ड और डिग्बी ने मिलकर हिंदू कॉलेज की शुरुआत की। इनका रिलेशन केवल एज ऑफिशियल नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा था। इट वॉज वेन वर्किंग विद डिग्बी दैट राम मोहन राय कंप्लीटेड हिज मास्टरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विच ही हैड स्टार्टेड लर्निंग मच अर्लियर। तो कह रहे हैं उन्हीं के साथ रह करके, डिग्बी के साथ, इन्होंने जो इनकी मास्टरी थी इंग्लिश में उसको कंप्लीट किया। लिविंग कंपनी सर्विस एट लास्ट, और बाद में कंपनी की सर्विस मतलब गवर्नमेंट जॉब अपनी छोड़ दी। राम मोहन रिटर्न टू कलकत्ता इन 1814, और कलकत्ता में फिर से वापस आ गए। स्टार्टेड द, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर आकर के इन्होंने शुरू क्या किया, स्टार्टेड आत्मीय सभा, ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा की शुरुआत की इन्होंने। एंड सो लॉन्च्ड हिमसेल्फ ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ कलकत्ता सोसाइटी, और कलकत्ता सोसाइटी के लोगों के बीच में अपने आप को लॉन्च किया आत्मीय सभा नाम से एक संगठन बना करके। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वर अ पीरियड ऑफ हेक्टिक एक्टिविटी, टायरलेस एंडेवर एंड ऑफन एक्रिमोनस कंट्रोवर्सी विद क्रिश्चियन एंड हिंदूज अलाइक। कह रहे हैं आगे बहुत सारा इन्होंने अपना स्ट्रगल किया, बहुत सारा प्रयास किया, चाहे वो क्रिश्चियन, हिंदूज, जिसकी भी कंट्रोवर्सीज थी, सबको एक तरीके से इन्होंने देखा अपना और उसको डील किया। द प्लाइट ऑफ द विडोज, विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। द डार्कनेस ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास पर जो एक अंधेरा था अंधविश्वास रूपी। एंड द मियाजमा ऑफ इग्नोरेंस, और जो हम लोग अज्ञानी थे, अनपढ़ थे। एंड द जनरल बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, और देश जो हमारा पिछड़ा था। ऑल स्टीयर्ड हिम टू एक्शन, ये सब देख करके इनका दिमाग एकदम बिफर गया, ये एक्शन में आ गए कि भाई देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये देख करके कि हम लोग कितने पिछड़े हैं, मतलब विडोज की स्थिति हमारे समाज में कैसी है,
और उसके बाद सुपरस्टिशन हमारा समाज में कैसा फैला हुआ है, कितने हम लोग अज्ञानी हैं, आज भी हम लोग कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, कितने बैकवर्ड हैं, ये सब देख करके इनको लगा कि वी आई मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और वहीं से वाइल बीइंग अट्रैक्टेड बाय क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी से थोड़ा सा अट्रैक्टेड थे, राम मोहन राय रियलाइज्ड विथ sorrow that the bigoted Christian was as conceited as the bigoted Hindu। यहां पर पहली बार इन्होंने रियलाइज किया कि बाइगॉटेड जो हमारे कट्टर क्रिश्चियंस होते हैं लगभग वैसे ही हैं जैसे कट्टर हिंदू होते हैं, एंड वाज हेंस इक्वली इम्परवियस टू रेशनल आर्गुमेंट। और ये दोनों जो है इक्वली जो है रेशनल आर्गुमेंट के जो है जिम्मेदार हैं, अर्थात इनके बारे में आर्गुमेंट करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सब क्या है, बाइगॉटरी है, बाइगॉट है ना, बाइगॉट मतलब कट्टर। विद द स्टार्टिंग इन 1821, 1833-21 में, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया, ध्यान रखिएगा, वीकली पेपर था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ध्यान रखिएगा, ये वीकली पेपर था, ये सब एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी, ठीक है। इन्होंने शुरू किया 1821 में, ये वीकली पेपर था। राम मोहन राय वॉज एबल टू मेक अ बोल्डर एंड मोर सस्टेन्ड ऑनस्लॉट ऑन द फोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस एंड रिएक्शन। अब इनको मौका मिला भाई अपने वीकली पेपर में ये खूब जो सुपरस्टिशंस थे, जो समाज की वीकनेस थी, सोशल इश्यूज थे, उनको उठाते थे, उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। ध्यान रखिएगा, जो नेट वगैरह में है ना क्वेश्चंस, यहां से बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये 4-5 चीजें आपको दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको 2-3 गलत दे देगा, बाकी सब सही दे देगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, एक संवाद कौमुदी इनकी है, 1821 में आई। इन्होंने, इनके 2 मित्र थे जो है डिग्बी एंड वुडफोर्ड थे, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये सब आपको याद रहना चाहिए ना। बाई 1823 he had fully matured, sharpened his dialectical instruments, tested his friends and rethought his ends and means। 1823 तक सब कुछ ट्राई कर लिया, आप बुद्धिमान हो गए, मैच्योर हो गए, अपने दोस्त वगैरह सब कुछ इन्होंने अब नया काम करने का सोचा। If he had experienced disillusion, it had only added, in the words of his biographer इकबाल सिंह। तो एक अंडरलाइन कर लीजिए यहां पर, इनके जो बायोग्राफर हैं जिनका नाम है इकबाल सिंह, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। इकबाल सिंह इनके बायोग्राफर हैं। इन्होंने एक बार लिखा था कि अगर इनको कुछ डिसिल्यूजन भी हुए थे ये, तो एन एडल्ट डायमेंशन ऑफ क्या लिखा है, कैस्टेंसी जजमेंट टू हिज एक्सपीरियंस एंड अश्योर क्वालिटी ऑफ विजडम टू हिज इंटेलिजेंस। इकबाल सिंह ने इनकी तारीफ की है कि अगर कुछ डिसिल्यूजन भी हुआ तो एक प्रकार से ये उसको जो है उससे बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, और इनका जो जजमेंट है वो एक्सपीरियंस से और बेहतर हो गया है, और ये और इंटेलिजेंट हो गए। तो इकबाल सिंह इनके क्या हैं, बायोग्राफर हैं, ये नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में टीजीटी में तो आता ही नहीं है, लेकिन पीजीटी में हो सकता है आपसे पूछ ले, नेट जेआरएफ में तो आता ही है, श्योर है। ड्यूरिंग द रिमेनिंग 10 years ऑफ हिज लाइफ, और अगले 10 साल, मतलब 23 में, ये 23 की हम लोग बात कर रहे हैं और 33 में इनकी डेथ हो गई थी, 10 साल अगर हम देखें तो ही क्रैम्ड इन ब्रजेंद्र नाथ सील्स वर्ड्स। कह रहे हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक क्रिटिक है ब्रजेंद्र नाथ सील्स, इन्होंने कहा है, क्या सीखा, द वर्क ऑफ half a dozen giants। कह रहे हैं लगभग half a dozen giants के वर्क्स को इन्होंने अकेले क्रैम किया है। ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस एन इंटेंशनली रिलीजियस मैन। सबसे पहले देखे तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। अ हिंदू एंड अ ब्राह्मण, एक हिंदू थे एंड ब्राह्मण थे। हु फेल्ट दैट क्विंटेसेंशियल हिंदुइज्म वाज ऑफ अ पीस विथ क्विंटेसेंशियल क्रिश्चियनिटी। कह रहे हैं जो वास्तविक हिंदू है वो वास्तविक क्रिश्चियनिटी से मिलती जुलती है, एंड इस्लाम, और इस्लाम से, मतलब जो मेन एसेंस हमारा है वो सब एक जैसा है। ही लुक्ड अंडर bewildering edifice of dogma, ritual, philosophical dialectics and sought the foundations of the great faiths which seemed to him identical, and on these he wished to raise his ब्रह्म समाज। और यहीं पर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। rather as अकबर had done in his day in his own way।
तो कह रहे हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका मानना ये था कि सारे रिलीजन एट टॉप जा करके हमें एक ही चीज देते हैं, सबका फाउंडेशन एक है, टॉप पे सब एक है, बीच में केवल चेंजेस होते हैं। कह रहे हैं कि ये सब के सब आइडेंटिकल हैं मानते थे, और इसीलिए इन्होंने एक जो है समाज की स्थापना की जिसको नाम दिया इन्होंने ब्रह्मो समाज ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम मोहन राय thus came not to destroy but to fulfill, not to divide but to unite. The Brahma Samaj wasn't meant to be something altogether new, as Rana did pointed out in a speech made in 1896. 1896 में राणा डे ने एक स्पीच दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि राम मोहन राय एस्पायर्ड ओनली टू एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन मेंस एक्सेप्टेड फेथ। राम मोहन राय का उद्देश्य जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनका जो भी फेथ है, सबको एक साथ लाना, हार्मोनाइज करना, एंड दियर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस बाय ए स्ट्रिक्ट मोनोलिट्रस worship of the Ram Mohan Ray's idea was said that his colleague Satish Chandra Chakravarti in 1833 that his Samaj was to be not a temple of a new sect but the unifier of all India through the common worship of one God. कह रहे हैं इनका जो ब्रह्म समाज था वो कोई नया सेक्ट नहीं था, नया धर्म था, नया वो था, बल्कि ये इस बात पे मानना था कि पूरे भारत में, इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी जो है फेथ हैं, उन सबका एक ही गॉड है। कॉमन वर्शिप पर ये विश्वास करते थे, कॉमन वर्शिप ऑफ वन गॉड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। कह रहे हैं कहीं के भी मेंबर हो, किसी धर्म के मेंबर हो, सबका मालिक एक वाला जो हमारी स्थिति है उसमें ये विश्वास करते थे, और उसी के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। वन सुप्रीम सोल, वर्शिप ऑफ द हार्ट एंड नॉट ऑफ द हैंड्स। कह रहे हैं कि एक ही सुप्रीम सोल है और वर्शिप ऑफ द हार्ट होनी चाहिए, नॉट द हैंड्स। सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ नॉट द पोजेशंस ऑफ द सेल्फ। कह रहे हैं खुद का सैक्रिफाइस होना चाहिए, न कि आप जो है सेल्फ के लिए केवल पैसा बना रहे हैं। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी स्थान पर ये क्या कहते हैं, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल रिफॉर्मर। तो इनका कहना है चक्रवर्ती का, दूसरे स्थान पर हमारे जो राम मोहन राय साहब थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन भी थे। Humanity was no most that he viewed in abstract, but a collection of individualism, each of whom mattered as a unique piece of trembling reality. इनका मानना था ह्यूमैनिटी एज ए मास नहीं बल्कि एज ए इंडिविजुअल ये हर व्यक्ति को देखा करते थे। और कुल मिलाजुला कर देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनके साथ मिलकर के इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या, सती प्रथा को नष्ट करने का। Hence the battle he waged against the monstrous custom of सती। सती प्रथा का जो एक बहुत भयानक कस्टम था हमारे समाज में, when it was abolished by Lord William Becket, he was profoundly moved and he raised his voice to offer thanks to heaven। और ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी, कह सकें, अपना हाथ उठाया और इस आवाज उठाई, हे प्रभु, आपने इतने दिन से जो मैं सोच रहा था उसने आज आकर के आपने मेरी बात को सुन लिया, मेरी प्रेयर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। और ये बोलते हुए इन्होंने क्या कहा, whose protecting arm has rescued our weaker sex from cruel murder under the cloak of religion and our character as a people from the contempt and pity with which it has been regarded on account of this custom by all civilized nations on the surface of the globe। कह रहे हैं कि जो हमारे समाज का वीकर सेक्शन था उसको आपने इस क्रूअल मर्डर से बचा लिया, जो धर्म के नाम पर धर्म का लबादा पहना करके, कपड़ा पहना करके अभी तक किया जा रहा था, उससे प्रभु आपने बचा लिया इनको। He also drafted the address presented to Lord William Bentinck on 16 जनवरी 1830। और सती प्रथा का जो इन्होंने ड्राफ्ट था उसको भी, उसका जो एड्रेस था इन्होंने प्रेजेंट किया था किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब इस पर इन्होंने अपनी एक जो है स्पीच दी थी ऑन 16 जनवरी 1830 को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को इन्होंने ऑफर किया था कि मेरा इस पे ये विचार है। तो सती प्रथा के एबॉलिशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल था राम मोहन रॉय का। Ram Mohan Roy's interest and inquiries ranged from the rights of women and the freedom of the press to English education, the revenue and judicial system in India, religious toleration and the plight of the Indian peasantry। कह रहे हैं अगर हम इनकी लाइफ की पूरी बात करें, इनका किस में इंटरेस्ट था, किन चीजों में ये देखते थे, तो बहुत वेरिड इनका रेंज है। जैसे ये वीमेन की बात करते हैं, वीमेन राइट की बात करते हैं,
फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं, रेवेन्यू जुडिशियल सिस्टम इंडिया में जो है उसके बारे में बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेशन कहते हैं कि भाई धर्म में हमारे क्या होना चाहिए, टॉलरेशन होना चाहिए, प्लाइट ऑफ द इंडियन पेजेंट्री, और किसान वर्ग के संघर्षों की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें इनका बहुत इंटरेस्ट था और उसके बारे में ये बात करते थे। ही वॉन्टेड इंडिया to become a new and modern country and the Indians to become a virile new people, not of course by cutting off our moorings from the past, but by achieving a new integration of our traditional strength with the new scientific disciplines from the वेस्ट। इनका मानना ये था कि हमारे जो इंडियंस हैं ये मॉडर्न बने, हमारी कंट्री मॉडर्न बने, लेकिन इंडियन मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं था कि हम अपने पुराने रूट से कट जाएं, बल्कि जो वेस्टर्न का साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसको और हमारा जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन है, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ हमारा है, दोनों को मिक्स करके हम आगे बढ़ें, ये इनका मानना था। He was a master of controversy, though never for its own sake, and he met ably both his Indian and foreign critics। कह रहे हैं कि भाई चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों ने इनको क्रिटिसाइज किया है। He begged, pleaded, argued or exhorted as occasions demanded। इन्होंने जैसा occasion था, जहां पर इनको प्रार्थना करनी पड़ी प्रार्थना किया, जहां पर प्लीड करना पड़ा प्लीड किया, जहां पर आर्ग्यू करना पड़ा आर्ग्यू किया, सब कुछ इन्होंने किया। फियरलेसनेस एंड आई फॉर एक्चुअलिटी वर द सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ। फियरलेस थे काफी और एक्चुअलिटी में विश्वास करते थे, यही उनकी स्ट्रेंथ थी और इसी के साथ उन्होंने इंडिया की सेवा करी है। चलिए तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ इनके और जो इनका योगदान है उसको देख लेते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। राम मोहन राय, ऑल्दो ही कुड बी नेम्ड एज द फर्स्ट ऑफ द इंडियन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज, ध्यान रखिएगा इनको जो है एज द फर्स्ट ऑफ द इंडियन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो इंग्लिश प्रोज के जो इंडियन मास्टर्स थे उनमें से पहले कौन है, हमारे राजा राम मोहन राय हैं। वॉज ग्रेट इन सो मेनी फील्ड्स, ऐसा नहीं केवल प्रोज में, बहुत सारे फील्ड्स में ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दैट ही बिलोंग्स टू इंडियन हिस्ट्री मोर देन टू मियर इंडो एंगलिकन लिटरेरी हिस्ट्री। कह रहे हैं ये इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा बिलोंग करते हैं अपेक्षाकृत इंडो एंगलिकन लिटरेरी हिस्ट्री से, मतलब केवल इंडिया इंग्लैंड के लिटरेचर के इतिहास से नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री में इनका ज्यादा स्थान है, वहां पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। हिज मिशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, कह रहे हैं लास्ट के 2 साल 1831 से 33 तक जो है इनका जो मिशन था इंग्लैंड में स्पेशली ऑफ हिज लाइफ ऑगर्ड वेल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इसने बहुत काम किया। एंड ही सीम्स टू हैव मेड अ नोटेबल इंप्रेशन ऑन लीडर्स ऑफ ओपिनियन इन इंग्लैंड, और वहां पर जो लीडर्स थे उनको काफी इन्होंने प्रभावित किया। He even wrote a brief autobiographical sketch on request which appeared in the Athenaeum and the Literary Gazette। कह रहे हैं ये उस समय का वहां का एक गैजेट था जिसका नाम था एथेनेनियम एंड लिटरेरी गैजेट, उसमें इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच भी आया था और ये पब्लिश हुआ था बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। एंड कंक्लूडेड बाय सेइंग डिसआर्मिंगली, आई होप यू विल एक्सक्यूज द ब्रेविटी ऑफ दिस स्केच। वहां पर लिखते समय इन्होंने कहा था कि मैं ये आशा करता हूं कि जो इतना छोटा सा मैंने स्केच लिखा है आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। एज आई हैव नो लेजर एट प्रेजेंट टू इंटर इनटू पर्टिकुलर्स, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी पर्टिकुलर्स के बारे में बताऊं कि मैं ये खाता हूं, ये पहनता हूं, ये करता हूं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। He thus started the tradition of Indian leaders writing autobiographies। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो लीडर्स ने ऑटोबायोग्राफीज लिखना शुरू किया उसकी शुरुआत पहली बार किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से भी बन सकता है कि इंडियन लीडर्स का जो राइटिंग ऑटोबायोग्राफीज का एक ट्रेंड था, ट्रेडिशन था, इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो राजा राम मोहन राय से मानी जाती है। जितने भी हमारे ऑटोबायोग्राफर्स हैं, चाहे वो आप देखिए जो लीडर्स रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी ने लिखी एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ जो है, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू आप देखिए
सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, एम.आर. जयकर हैं, ये सब के सब ने बहुत अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो कह रहा है ये जो एक श्रृंखला थी, एक जो पूरा कह सकते हैं कि एक पूरी वंशावली थी ऑटोबायोग्राफी लिखने की लीडर्स की, उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट टू राइट ऑटोबायोग्राफी ना, ऑटोबायोग्राफी, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी थे और साथ में ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी थी। An Indian scholar, Mr. P.R. Krishnaswamy, put forward in the course of an article in the Cornhill about 40 years ago the interesting hypothesis that Rumal Lal in Thackeray's The Newcomes was really a malicious caricature based on a study of Ram Mohan Ray's sojourn in England, and even advanced the opinion that this was the result of family prejudice. लो भैया, कितनी बड़ी चीज मिल गई। एक इंडिया के स्कॉलर हैं जिनका नाम है मिस्टर P.R. कृष्णास्वामी। इन्होंने जो है 1919 में जो है इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने रिसर्च किया और वहां से इन्होंने बताया कि एक हाइपोथेसिस इन्होंने दिया क्या, कि रूमन लॉल इन थैकरे, थैकरे को हमने आपको पढ़ाया ना, थैकरे का एक प्ले है, नॉवेल है द न्यूकम्स। न्यूकम्स में जो एक कैरेक्टर है रूमन लॉल, ये कैरेक्टर वास्तव में एक कैरिकेचर था। कैरिकेचर किसके अगेंस्ट था? राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय जो उस समय इंग्लैंड में छोटी छोटी अपनी जर्नी कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, उसी पर बेस्ड एक मैलिशियस कैरिकेचर था ये, जो कि क्या था? वाज द रिजल्ट ऑफ फैमिली प्रेजुडिस। कह रहे हैं कि ये क्या था? ये इनके फैमिली प्रेजुडिस का एक प्रकार से जो पूर्वाग्रह था रॉय फैमिली को लेकर के, उसी के हिसाब से रूमन लॉल का कैरेक्टर ड्रा किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन नेट में पूछ सकता है कि जो है जो ठाकरे साहब का द न्यू कम्स है, उसमें जो रूमन लाल का कैरेक्टर है वो किसका कैरिकेचर है? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय का कैरिकेचर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बन जाएगा। ठीक है। राम मोहन रॉय मास्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड रोट, कह रहे हैं इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा भी और बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोला भी। बिफोर ईयर्स मैकाले रोट हिज मिनट, कह रहे हैं मैकाले मिनट जो आज एक प्रोज का कह सकते हैं न्यू प्रोज स्टाइल का एक वो माना जाता है, एग्जाम्पल माना जाता है, उससे पहले राम मोहन रॉय ने बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखी थी। लाइकवाइज द फर्स्ट इंडो एंग्लियन राइटर्स ऑफ वर्स एंड प्रोज द कैवली ब्रदर्स, कह रहे हैं कि जैसे हम देखें कि वर्स की बात करें और प्रोज की बात करें, इसी प्रकार से हमारे कैवली ब्रदर्स थे, डेरोजियो थे, हेनरी डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, हसन अली, पी राजगोपाल, मोहनलाल belonged so far as their English education was concerned to the pre-Macaulay period। कह रहा है ये सब के सब की अगर बात करें तो ये सब के सब प्री मैकाले पीरियड से बिलोंग करते थे। और माइकल मधुसूदन दत्त केम इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और मैकाले के जस्ट बाद अगर इंडिया में आते हैं तो माइकल मधुसूदन दत्त आते हैं, ये भी काफी फेमस राइटर। ये सब नाम याद रखना भाई, बहुत फेमस हैं। We shall here confine our attention only to 3 writers। कह रहे हैं यहां पर हम ये सब राइटर को नहीं पढ़ेंगे, केवल 3 राइटर को पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो कह रहे हैं कि हम हेनरी डेरोजियो को पढ़ेंगे। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो बहुत ही फेमस राइटर हैं, 1809 से 1831, बहुत 22 साल की उम्र में डेथ हो गई। काशी प्रसाद घोष, ये भी काफी फेमस राइटर हैं, 1809 टू 1873। एंड माइकल मधुसूदन दत्त 1827 टू 1873। तो ये देखें तो ये सारे राइटर्स जो है हमारे पहले के हैं, मैकाले से पहले के। इनमें से 3 को हमें जो है कह रहे हैं पढ़ना है, इन्हीं 3 की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम आपकी शुरुआत करेंगे, ये हमारा पेज नंबर कौन सा है? 34। तो पेज नंबर 34 में हम जो है इसमें पेज नंबर 34 है, इसमें 50, यहां पे हम लोग शुरू करेंगे हेनरी डेरोजियो से। ध्यान रखिएगा, यहां से हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 34 जो है, और 50 पीडीएफ में 50 है और इसमें जो है 34 है। तो कल हम लोग डेरोजियो से शुरू करेंगे। तब तक आप लोग राम मोहन राय, कम से कम हमें लगता है 20-25 क्वेश्चन आपको यहां से इंपॉर्टेंट बने होंगे, उन सबको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। फिर हम 4:30 की क्लास में एमसीक्यूज जॉन मिल्टन पर लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।